मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले 10 दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है। जलवायु के हिसाब से ये बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर हम खरीफ में बो रहे हैं तो खरीफ वाली प्रजातियां रिकमेंडेड हैं, वही बोएं। रबी में रबी की और जायद में जायद की। नमस्ते दोस्तों, बातें खेती की में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई, और आज हम जिस फसल पे करेंगे चर्चा वो है मक्का। दोस्तों, मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले 10 दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है। मक्का की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में की जा सकती है। साथ ही में इसकी खेती चारा और दाना दोनों के लिए की जाती है। साथ ही ये अल्प अवधि की फसल होने के कारण इसका बहुफसली खेती के लिए अत्यंत महत्व है। तो आइए बात करते हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी धन्यवाद। सर, आज हम बात कर रहे हैं मक्के की, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि मक्के के लिए कैसी जलवायु और कैसी भूमि उपयुक्त होती है। देखिए, मक्का जो एक ऐसी फसल है जो भारतवर्ष में जाड़ा हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, अब तीनों में प्रजातियां वैज्ञानिकों ने निकाल दी हैं जी। और उसके हिसाब से आप खरीफ में की जो प्रजातियां हैं वो अलग हैं, रबी की प्रजातियां अलग हैं। अब जब से ये मक्का कट जाएगी तो अब दूसरे खेत जो खाली होंगे उसमें हम रबी की करेंगे, और रबी की मक्का के बाद जब हमारे खेत खाली होते हैं तो जायद में हम गर्मियों में, अब खासकर शहर के पास अगर होता है तो हम भुट्टे के लिए जायद में बो देते हैं और भुट्टे से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा खाद्यान्न है जो पूरे वर्ष हमारे जो है जाड़ा में भी, गर्मी में भी और बरसात तीनों मौसम में ही होता है। यानी कि जलवायु और भूमि कैसी उपयुक्त, हर तरह की बात जब भूमि की आती है जी, तो भूमि के लिए इसके लिए बलुआ दोमट और दोमट बहुत ही मिट्टी उपयुक्त होती है जी। और जहाँ तक तैयारी की बात है, भूमि की तैयारी की बात है, तो पहले क्या करना है कि पहले हम मिट्टी पलटने वाले हल से 2 जुताई कर लें जी, और हर जुताई के बाद हमको जो है पाटा लगाना है जी। तो पहले जब हम मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करेंगे तो करने के बाद हमें जुताई करके हमें ये देखना है कि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं है जी। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो उसी समय हम एक काम ये भी करेंगे कि हमको जो गोबर की खाद डालनी है 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल, उस खाद को भी हम खेत में बिखेर देते हैं, और बिखेरने के बाद फिर हम पलेवा कर देते हैं, यानी एक सिंचाई हल्की सी कर देते हैं जी। और जैसे ही ओट आती है, ओट आते ही हम जो है उसकी जुताई करेंगे, मिट्टी एकदम भुरभुरी कर देंगे जी। अब उसके बाद फिर हम 2 या 3 जुताइयाँ देसी हल से करेंगे, और उस देसी हल से हर जुताई के बाद हम जो है पाटा लगाएंगे। तो इस प्रकार तरीके से हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खेत की हमारी तैयारी हो जाएगी। यानी कि किसी भी तरह की जलवायु उपयुक्त होती है और भूमि की तैयारी ऐसे करना। बस ये है कि जलवायु के हिसाब से ये बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर हम खरीफ में बो रहे हैं तो खरीफ वाली प्रजातियां रिकमेंडेड हैं, वही बोएं। रबी में रबी की और जायद में जायद की, इतना जरूर ध्यान रखने की। सर, आपने अभी प्रजातियों के बारे में कहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मक्के की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां होती हैं? देखिए, जो खरीफ की फसल जहाँ पर हम बैठे हुए हैं जी, ये खरीफ की फसल है जी। और खरीफ की फसल के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो बहुत अच्छी वैरायटियाँ बताई हैं उसमें है गंगा 11, सरताज, ढक्कन 107, मालवी शंकर मक्का 290-295 जी, प्रकाश और पूसा शंकर मक्का जी, और एक है चैंपियन 555 जी। ये इनका थोड़ा सा ये है कि जैसे गंगा 11 है, गंगा 11 में पैदावार है 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टर, लेकिन ये थोड़ा 100 से लेकर के 105 दिन पकने में लगा देती है, ज़्यादा समय ले लेती है। तो अगर हमें मतलब खेत की तैयारी करने में देरी हो गई है तो उस समय में ये सिलेक्शन करना है कि कम से कम समय में पकने वाली हम मक्का की इसी में से प्रजातियां ढूंढें। तो जो हमारी प्रकाश है या पूसा शंकर मक्का है, ये 80 से 85 दिनों में भी तैयार हो जाती है, और ये चैंपियन 555 है, ये भी 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। और इनकी तीनों की उपज, इसमें मालवी शंकर मक्का जो है
ये 40 से 45 दिन में 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टर पैदावार देती है। लेकिन ये दोनों जो हैं, चैंपियन जो है वो और प्रकाश, ये 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर ही पैदावार दे पाती हैं। जी सर, ये तो खरीफ की बात की। रबी में कौन कौन सी प्रजातियां होती है? देखिए, जब बात हम करते हैं रबी की, जी, तो रबी में जो अब हम आकर के बोएंगे तो उसमें देखिए एक वैरायटी तो जो गंगा 11 है, जो हम खरीफ में भी बोए थे, जी, उसको भी हम रबी में बो सकते हैं। जी, उसके बाद ढक्कन 103 वैरायटी है, जी, ढक्कन 105 और त्रिशूलता, जी, उसके बाद HQPM1, जी, और उसके बाद संकुल वैरायटी भी हैं जिसमें धवल और शरदमणि, जी, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। और एक शक्ति एक जो अभी बहुत जल्दी निकाली गई है। जी, इस बात का ध्यान रखें कि जो रबी में मक्का हम बोते हैं वो खरीफ की अपेक्षा ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, पकने की अवधि उसकी ज़्यादा होती है। जी, जैसे गंगा 11 उसमें तो हमारी जो है वो 100 दिन में ही पक जाती है, जी, लेकिन जब हम रबी में गंगा 11 वैरायटी को बोते हैं तो ये 150 से 155 दिन ले लेती है। जी, तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर ये टाइम भी लेती है तो इसकी पैदावार भी ज़्यादा रबी में होती है। जैसे 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टर रबी में ये पैदावार दे देती है। जी, और इसी तरीके से जो शक्ति है वो केवल 40 से 45 क्विंटल देती है। जी, अब रबी में हम एक काम और ये करते हैं कि हम स्वीट कॉर्न भी बो लेते हैं। जी, स्वीट कॉर्न जो है, जो बहुत ही मतलब ये आप समझ लीजिए कि आजकल बहुत ज़्यादा बहुत प्रसिद्ध ज़्यादा है। चल रहा है और बहुत जी, ज़्यादा बाजार में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत अच्छे पैसे इसके मिलते हैं। जी, इसी तरीके से बेबी कॉर्न है। बेबी जी। कॉर्न का तो यहाँ तक की है कि जब हमारा दाना पड़ने से पहले ही भुट्टे को तोड़ लेते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके हम इसका निर्यात करते हैं, जी। तो उससे हमें बहुत अच्छा पैसा पैदा मिलता है। जी, तो जो हमारी स्वीट कॉर्न है उसमें माधुरी स्वीट कॉर्न और प्रिया स्वीट कॉर्न, ये दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। जी, और जो बेबी कॉर्न है हमारी वो है BL42। जी, BL42। तो इस तरीके से अगर हम बेबी कॉर्न करते हैं तो बेबी कॉर्न का सिलेक्शन वैरायटी का करें, स्वीट कॉर्न का तो स्वीट कॉर्न का करें। रबी में अगर हम अब बोने जा रहे हैं तो रबी की जो वैरायटी बताई है, और इस समय जहां हम बैठे हुए हैं ये वैरायटी हमारी खरीफ की वैरायटी है। जी। सर, आपने जो जो प्रजाति का नाम बताया, क्या ये किसी भी बीज की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा हाँ, या फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बीज की दुकान से कभी भी बीज नहीं लेना चाहिए। जी, बीज लेते समय ये देख लेना चाहिए कि जो दुकानें हैं हमारी वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, जी, और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का बीज रख रहे हैं कि नहीं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा। पूसा जी। इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं, नई दिल्ली वाले को, जी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, इनके उनके पास अगर बीज हैं और ISI का ब्रांड लगा हुआ है और पैक्ड है तो जी। उसी बीज को लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मेरा आसानी से जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज खरीदने के टाइम में बहुत सतर्क रहे और अच्छे बीज के चुनाव के लिए उन्हें पहले जांच पड़ताल करना होगा। बीज का चुनाव करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जी, और कम से कम 10% जो पैदावार हमारी है वो वो बीज बीज पे पर ही निर्भर करती है। जी। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं मक्का बोने के लिए? देखिए, खेत की तैयारी मैंने अभी बताया था आपके लिए जी, कि पहले मिट्टी पलटने वाले हल से हमने जुताई की। जी, नमी नहीं है तो उसी समय फिर हम गोबर की खाद डाल के पलेवा कर दिया। पलेवा करके हमने जो है इसकी फिर जुताई की। जी, हर जुताई के बाद पाटा लगाया। देसी हल से भी हमने 2-3 बार जुताई की। जी। जहाँ पर किसी के पास देसी हल नहीं है, मिट्टी पलटने वाले हल नहीं है, ट्रैक्टर फार्मिंग है, वहाँ पर उनको हम ये कहते हैं कि पहले हैरो से 2 जुताई करें, हर जुताई के बाद पाटा लगाएं, और उसके बाद फिर जो है कल्टीवेटर से जुताई करें और हर जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मक्का के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत परम आवश्यक है। जी। सर, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बातें खेती की, क्योंकि ब्रेक के बाद है बहुत कुछ। अभी एक छोटा सा ब्रेक। मक्का जो है वो 3 तरीके की होती है। एक छोटे दाने वाली होती है, जी, एक संकर मक्का होती है, एक संकुल मक्का होती है। मतलब जी। एक मतलब जो नस्ल पर जाती है, दूसरे एक हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। जी, तो ये छोटे दाने वाली होती है, उसका बीज जो है वो 16 से 18 किलो प्रति हेक्टर लगता है। जी, और जो संकुल मक्का है वो 18 से 20 किलो पर हेक्टर। जी, और जो हमारी संकर जिसे हाइब्रिड कहते हैं वो 20 से लेके 22 किलो पर हेक्टर इसका बीज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मक्के की खेती की।
सर अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसमें बोने के लिए बीज की बुआई कैसे करते हैं और बीज का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? मक्का जो है वो 3 तरीके की होती है। एक छोटे दाने वाली होती है जी। एक संकर मक्का होती है, एक संकुल मक्का होती है। मतलब एक मतलब जो उन्नतशील प्रजाति है, दूसरे एक हाइब्रिड वैरायटी भी होती है जी। तो ये छोटे दाने वाली होती है, उसका बीज जो है वो 16 से 18 किलो प्रति हेक्टर लगता है जी। और जो संकुल मक्का है वो 18 से 20 किलो पर हेक्टर जी। और जो हमारी संकर जिसे हाइब्रिड कहते हैं वो 20 से लेके 22 किलो पर हेक्टर इसका बीज लगता है। जी। अब बात आती है कि बोने से पहले हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे उसमें आगे चल कर के रोग न लगें, उसके लिए बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है। अगर वहाँ से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो पैकेट दिया गया है और उस पर ये लिखा गया है कि उपचारित बीज है जी। तो और ISI का उसमें ब्रांड लगा हुआ, तो आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी संदेह है कि बीज हमारा उपचारित नहीं है तो ऐसी दशा में थीरम, कैप्टान या बावस्टीन, इन तीनों रसायनों में से कोई सा एक रसायन ले लेंगे आप। और अगर आप थीरम लेते हैं तो 2.5 ग्राम जो है प्रति किलो के हिसाब से, और अगर कैप्टान लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, और बावस्टीन लेते हैं तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको हम उपचारित करेंगे जी। अब उपचारित करने के लिए हमें करना क्या है कि बीज के ऊपर से हम इसको रसायन को डालते रहते हैं और बीज को चलाते रहते हैं तो ये बीज के ऊपर मिल जाता है जी। तो जैसे ही हम बुवाई करते हैं तो बुवाई करते समय हमारा जो है वो जैसे ही अंकुरण शुरू होता है वैसे ही ये दवा जो है जो जितने भी हमारी जो विषाणु या जो फंगस है इसको ये नष्ट कर देती है, तो पौधे में फिर रोग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जी। जहाँ तक आपने पूछा अभी कि इसका बोने का समय क्या है जी। तो देखिए जिनके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं जी। वो तो मई जून में भी बो देते हैं जी। और जिनका जो मई जून में उन्होंने जो मई में बो दिया है उनका कटान हो चुका है और उसके बाद वो अब खेत की दूसरी फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी। अच्छा, जो खेत बाद में जो जून के अंत में जो हम बोते हैं वो हमारा जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं तो ये जो है जून के में बोया हुआ है जिसकी वजह से ये अब कटने में अभी 8-10 दिन इसको लग जाएंगे जी। तो इस तरीके से ये हमारा खरीफ का बोने का उचित समय। सर आपने कहा कि अगर थोड़ा सा भी संदेह हो कि बीज उपचारित है या नहीं है तो उसका उपचार फिर से करना चाहिए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है अगर दोबारा बीज का उपचार करें तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा पैसा जरूर खर्च हो जाएगा जी, लेकिन ये है कि बिल्कुल हमको कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा कि हमारा नहीं उपचारित हुआ तो कल के लिए हमारे में कितने रोग लगेंगे, क्या होगा, तो इन सब बातों से हमारा बचाव हो जाएगा। जी सर, अब आपसे जानना चाहेंगी कौन कौन से पोषक तत्व मक्के की खेत में डालना चाहिए और कितनी मात्रा में? अब देखिए जो संकर मक्का हमने बोई जाती है जी और जो देर से पकने वाली होती है उसमें 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है जी। और जो हमारी संकुल मक्का है उसमें हम जो है 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटाश डालते हैं जी। लेकिन अगर हम देसी प्रजाति अगर बोते हैं तो हमको 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फेट और 30 किलो पोटाश, देसी में खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अब करना क्या है कि जो हमने उर्वरक लिया है जी, उस उर्वरक को हम आधा बचा के रख लेंगे नाइट्रोजन को और बाकी फास्फेट और पोटाश पूरे को जब खेत की तैयारी करके बिल्कुल आखिर का टाइम आ गया है तो पाटा लगाने से पहले इसको खेत में डाल देंगे और पाटा लगा के खेत को हम तैयार कर लेंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम मक्का बोने के 20 दिन के बाद पहली टॉप ड्रेसिंग और 45 से 50 दिन के बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग करेंगे और उस टॉप ड्रेसिंग करके हमको ज़रूरी है कि उस समय अगर बरसात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हो रही है तो हल्की से हम सिंचाई ज़रूर कर देंगे। जी सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए? देखिए सबसे बढ़िया आपने प्रश्न किया है जी। वर्षा के दिनों में अगर बरसात हो रही है जी। तो खरीफ में मक्का को सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है जी। लेकिन अंतिम समय में अगर बरसात नहीं हो रही है जी। और मक्का के भुट्टे में दाना पड़ रहा है जी। उस समय पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी होना बहुत जरूरी है जी। तो उस समय अगर बरसात नहीं हुई है तो उसमें हम पानी एक सिंचाई अवश्य करेंगे। जी
सर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ये जो फसल इतनी अच्छी है वो बारिश के कारण है। हाँ देखिए, बारिश तो हुई है जी। और इसमें जल निकास भी अच्छा है, इसलिए जो हमारी जितनी भी फसल ये हुई है, जी। धान की भी फसल और मक्का की भी फसल, ये दोनों फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। जी सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मक्के में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए? देखिए, खरपतवार की जहाँ पर बात आती है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी। मक्के में खरपतवार के लिए निराई करना बहुत आवश्यक है। जी। और निराई करने से, गुड़ाई करने से क्या होता है कि मक्के की जड़ जितनी ही ज़्यादा विकसित होगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, जड़ उतनी विकसित होगी, जी। उतना ही वो पौधे को खुराक दे पाएगी। जी। और खुराक दे पाएगी तो पौधा स्वस्थ होगा। जितना पौधा स्वस्थ होगा उतना ही भुट्टा जो है आपका बड़ा आएगा और मजबूत होगा, तो उसमें दाने की मात्रा भी होगी, दाना उसका बड़ा भी होगा। जी। अब मान लिया कि आपने मक्का बहुत लार्ज स्केल पे बोई है और आपके पास लेबर की प्रॉब्लम है, आप इतना लेबर नहीं है जो हम निराई गुड़ाई कर पाएँ, तो उस समय आपको क्या करना है, पेंडामेथिलीन जी। एक दवा आती है, उसका 3.3 किलो लेकर के और 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके, और जिस कुंड में आपने बोया है मक्का को, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी पर बोया है, जी। उस लाइन पे आप जो है उसको छिड़क देंगे। जी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बोने के 24 घंटे में ही इस काम को कर लेना चाहिए। नहीं तो जो अगर मक्का जम आती है और उसके बाद अगर इस दवा को हम इस्तेमाल करते हैं, जी। तो फिर हमारा अंकुरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर पेंडामेथिलीन नहीं मिलती है तो एट्राजीन एक दवा आती है, एट्राजीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, अब आपसे रोग और कीट के बारे में जानेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम मक्के में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो हमको तुरंत करना क्या है कि जिनेब एक दवा आती है जी। या जिंक मैंगनीज कार्बामेट आता है, इसको हम 2 किलो पर हेक्टर लेकर के 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव कर दें, जी। तो हमारा इस बीमारी से हमको निजात मिल जाएगी। जी। उसके बाद एक आता है गुलाबी उकटा रोग। जी। और ये गुलाबी उकटा रोग लगता कब है, जब हमारी भुट्टा निकल आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातें खेती की में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मक्के की खेती की। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मक्के में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। रोग और कीट, जी। सारी खेती करने के बाद हमने बहुत सतर्कता बरती है। जी। और थोड़ा सा अगर हम जो है हमने देखभाल ना कर पाई तो रोग और कीट से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी। तो जो मक्के में सबसे पहला जो रोग है वो पत्तियों का झुलसा रोग है। जी। और ये पत्तियों का झुलसा रोग की सबसे बड़ी पहचान मैं बता दूं आपके लिए कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, पहले इसमें अंडाकार जो है ये पहले धब्बे पड़ते हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं। जी। और ये भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं, ये बाद में बढ़ते बढ़ते ये हालत हो जाती है कि पूरी पत्ती जो है सूख जाती है। और ये पत्ती सूखने के बाद जी। पहले तो ये इसका पहले शुरुआत में तो ये हुई कि आप देखिए यहाँ पर ये है, ये धीरे से यहाँ से ये धब्बे पड़ने शुरू हुए और ये फिर बढ़ते चले गए और ये पेपर के भांति हो जाता है, एकदम फटने लग जाता है। अब इसमें है क्या, क्लोरोफिल खत्म हो गया जी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी भोजन बनाने की क्रिया इसमें खत्म हो गई जी सर। तो जब भोजन ही नहीं पौधे को मिलेगा तो पौधा कहाँ से रहेगा, पौधा नष्ट हो जाएगा। जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही हमको एक पत्ती पर जरा सा भी हमें भूरे रंग के एक अंडेकार दाग दिखाई दें, जी। तो हमको तुरंत करना क्या है कि जिनेब एक दवा आती है जी। या जिंक मैंगनीज कार्बामेट आता है, इसको हम 2 किलो पर हेक्टर लेकर के 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव कर दें, तो हमारा इस बीमारी से हमको निजात मिल जाएगी। जी। उसके बाद एक आता है गुलाबी उकटा रोग। जी। और ये गुलाबी उकटा रोग लगता कब है, जब हमारी भुट्टा निकल आता है। उसमें होता क्या है कि ये जड़ के पास से हमारा पौधा जो है वो ये इसके भीतर जो संवहन नालिकाएं होती हैं इसके भीतर, जी। आप देखेंगे ये संवहन नालिकाओं के पास से आपने ये देखा कि ये लाल हो गया है। जी। और अगर इसको हम फाड़ते हैं तो फाड़ने पर इसको हमें भीतर जो है ये संवहन नालिकाएं हैं वो गुलाबी रंग की दिखाई देंगी। सर, इसका हम जड़ भी देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा गुलाबी। यहाँ से भी ये जो है ये गुलाबी हो गया है जी। और ये जड़ की तरफ से ही बढ़ता है।
और बढ़ते बढ़ते जब ये संवहन नालिकाएं हमारी जो हैं जो बिल्कुल गुलाबी हो जाती हैं तो ये पौधा सूखने लगता है। सूख करके जो है ये जो भुट्टा जो है, अब इसमें दाने तो पड़े थे जी, लेकिन दाने पड़ने के बाद क्या हुआ कि भुट्टा कमजोर हो गया है जी, हम देख सकते और हैं ये कमजोर हो गया है। और हम ये हुआ है। देखते हैं कि जितना बढ़िया पकना चाहिए उतना बढ़िया ये नहीं पका है। ये मतलब बर्बाद, इसका कुछ नहीं हो सकता मतलब सर? हाँ नहीं होता है, दाने बिल्कुल निकलेंगे लेकिन पैदावार में उतनी अच्छी पैदावार इसकी नहीं होगी। जी, उसके बाद दूसरा हमारा जो आता है वो है काला चूर्ण वाला। जी, इसमें भी क्या होता है कि ये इसमें भी नीचे से हमारा जब जब इसको हम देखते हैं कि ये गांठें देखिए काली पड़ने लगती हैं और इसके भीतर जो संवहन नलिकाएं हैं उनमें काला चूर्ण निकलेगा। अगर इसको हम फाड़ करके देखेंगे तो इसमें काला चूर्ण निकलेगा। और इसमें भी यही है कि पौधा जो है धीरे धीरे जब हमें हमारे इसको भोजन नहीं मिलता है और उस समय जो है ये इसका हम भुट्टा भी देख सकते हैं सर। और आप ये देखिए काला हो गया इसका भुट्टे पर भी जो है इसका पूरा असर आने लगा है और ये काला होने लगा है और इसका दाना भी जो है उतना अच्छा नहीं होगा। जी, तो इस तरीके से ये जो दो हमारी बीमारियां हैं, 3 प्रमुख बीमारियां हैं। जी, और इसमें करना क्या है कि इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बरसात नहीं हुई है और अगर हमारी मक्का पक रही है तो नमी हम अच्छी तरीके से बनाए रखें। जी, जहाँ पर जरा सी नमी की कमी होती है वहीं का ये पौधा सूखता है, सब पूरे खेत में ये पौधे नहीं सूखते हैं। जी, तो इस तरीके से ये जो रोग हैं हमारे 3 रोग, ये प्रमुख रोग हैं। जी सर, इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? अब इसका देखिए उपचार करने वाली बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा जरूरी है कि आप जब देख लें कि भुट्टा में दाना पड़ रहा है तो उस समय पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखें। और जिस खेत में एक बार ये लग जाता है तो निरंतर लगातार अगली साल जो है उसमें लगता रहता है। उसमें जो है मक्का ना करें, उसमें दूसरी फसल करने के बाद करें। जी, और एट्राजीन का प्रयोग करें। एट्राजीन जो है ये इसके लिए बहुत ही जो है, एट्राजीन का अगर हम स्प्रेइंग करेंगे जी, तो इससे हमारा ये दूर हो जाएगा। तो इस जी। तरीके से ये बीमारियां जो दोनों हैं, गुलाबी उकटा रोग और हमारा जो ये काला चूर्ण रोग है, ये जो है हमारा इसका उपचार हो जाता है। जी सर, ये तो हुई रोगों की बात। अब आपसे जानना चाहेंगे कि मक्के में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मक्के में दीमक की बहुत बड़ी संभावना होती है। जी, जड़ से जो है वो दीमक लगती है और ये दीमक जो है वो हमारे जड़ को खाना शुरू कर देती है और जी। जड़ के खाने से हमारा पौधा जो है सूखने लगता है। जी, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफास 2.5 किलो पर हेक्टर के हिसाब से ले लें। थोड़ा सा पानी में इसको भिगो लें और 20 किलो बालू में मिला करके, जी, और जिस वक्त हम खेत की तैयारी कर रहे हैं और हम जाकर मक्का बोने जा रहे हैं उसी समय खेत में बखेर दें तो ये हमारी दीमक की समस्या नहीं होगी। हो जाएगी। उसके बाद एक आता है बालदार कीट जिसको कहते हैं बुडली। जी, ये कब लगती है? जब मक्का बिल्कुल जम कर के खड़ी होती है, 2-3 पत्ती की होती है, तो ये जो है इसके ऊपर रुएं होते हैं, बाल होते हैं, जी, बालदार सूढ़ी होती है ये, और इतनी तेजी से उन पत्तियों को खा लेती है कि पूरा पेड़ का पेड़ समाप्त हो जाता है। जी, और इसी तरीके से माहू है। माहू जो है वो दूसरी फसल से आकर के चिपक करके और लग जाता है और उसके बाद जो है ये रस चूसता है। जी, मिथाइल पैराथियान का जो है इसका घोल बना करके छिड़केंगे तो इससे हमें निदान मिल जाएगा। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है मक्के की खेती से जुड़ी हुई। आपने हमारी इस चर्चा में हमारा साथ दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमारा कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश के कुशल्या गांव में हैं और आज हम जिस खेत में बैठ के मक्के की खेती पर चर्चा कर रहे हैं उसके मालिक भी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि उन्होंने इस खेत की तैयारी कैसे की और उन्होंने कौन सी प्रजाति का चुनाव किया। तो आइए जानते हैं कमल सेठ जी से उनके खेत के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये खेत की तैयारी कैसे की? पहले तो हमने हैरो से गहरी जुताई की थी, जी, उसमें पाटा लगा दिया, फिर उसको कल्टीवेटर से जुताई करके तैयार करके तब बुआई की थी। सर आपने कुछ पोषक तत्व भी खेत की तैयारी करते वक्त दिया था? डीएपी, पोटास वगैरह, नाइट्रोजन गिरी थी। वो दिया था। सर आपने कौन सी प्रजाति का चुनाव किया? 500 चैंपियन 555। चैंपियन 555। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 85 दिन में 90 दिन में तैयार हो जाती है। जी सर, आपकी फसल बहुत अच्छी है। आपने ये सभी जानकारी हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मक्का की खेती आप कैसे कर सकते हैं।
फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात कोई नई फसल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।